सोचिए एक ऐसी तस्वीर जो शायद कई लोगों ने देखी होगी और महसूस भी की होगी। एक छोटा बच्चा है जो लगातार रोए जा रहा है। उसे चुप कराने की हर कोशिश नाकाम हो रही है। आप उसे खिलाने की कोशिश करते हैं, वो मुंह फेर लेता है। आप उसे खिलौना देते हैं, वो उसे जमीन पर पटक देता है। वो किसी चीज के लिए जिद करता है और जब वो चीज उसे मिल जाती है तो उसे भी गुस्से में फेंक देता है। ये सिर्फ एक बच्चे का नखरा नहीं है। ये एक बहुत ही गहरी मेंटल और फिजिकल दोनों तरह की बेचैनी की हालत है। आज हम इसी बेचैनी की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास एक होम्योपैथिक गाइड का एक हिस्सा है, chamomilla.pdf। ये दस्तावेज कैमोमिला नाम के एक उपाय के बारे में बताता है। तो आज का हमारा मिशन है इस दस्तावेज के सुरागों को जोड़कर उस इंसान की पूरी तस्वीर बनाना जिसके लिए ये उपाय बना है। एक तरह से हम एक मनोवैज्ञानिक जासूस का काम करेंगे। ये बहुत दिलचस्प तरीका है इसे देखने का, क्योंकि ये दस्तावेज, जैसा कि आपने कहा, सिर्फ लक्षणों की एक लिस्ट नहीं है। ये एक पूरे व्यक्तित्व का, एक मिजाज का पूरा खाका खींचता है। हमारी आज की पड़ताल का मकसद यही समझना है कि ये स्रोत किसी इंसान के दिमागी, जज्बाती और जिस्मानी लक्षणों को एक ही धागे में कैसे पिरोता है। हम देखेंगे कि ये किस तरह के इंसान और किन हालात की तरफ इशारा कर रहा है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। दस्तावेज की शुरुआत ही एक बहुत ही खास बहुत विशिष्ट विवरण से होती है। ये कहता है कि ये उपाय उन लोगों के लिए है, विशेष रूप से हल्के भूए बालों वाले बच्चे जो घबराए हुए और आसानी से उत्तेजित होने वाले स्वभाव के हों। बालों का रंग तो ठीक है, पर ये जो घबराए हुए और आसानी से उत्तेजित होने वाली बात है, यहीं से कहानी शुरू होती है। बिल्कुल, और ये सिर्फ उत्तेजना नहीं है, ये अति संवेदनशीलता है। स्रोत में ओवर सेंसिटिव शब्द बार बार आता है। दर्द के प्रति जबरदस्त संवेदनशीलता, और यहां तक कि कॉफी या दूसरी नशीली चीजों का असर भी इन पर बहुत ज्यादा होता है। इनकी नसें मानो बाहर ही रखी हों, हर चीज सीधे असर करती है। और इसी अति संवेदनशीलता का नतीजा उनके व्यवहार में दिखता है। जो भाषा इस्तेमाल की गई है वो बहुत तीखी है, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा, गुस्सैल, झक्की, कोई विनम्र जवाब दे ही नहीं सकता। एक जगह तो हद ही कर दी है, लिखा है टू अगली टू लिव, यानी इतना बदसूरत कि जीने लायक नहीं। क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं है? क्या हम इसे शाब्दिक रूप से लें या ये किसी गहरी मानसिक पीड़ा का प्रतीक है? ये एक बेहतरीन सवाल है। नहीं, इसे शाब्दिक तौर पर नहीं देखना चाहिए। ये उस व्यक्ति की अपनी आंतरिक भावना को दर्शाने का एक साहित्यिक तरीका है। एक तरह से वो अपने गुस्से और चिड़चिड़ेपन से इतना परेशान और घिरा हुआ महसूस करता है कि उसे उसे अपना वजूद ही बदसूरत और असहनीय लगने लगता है। ये बाहरी दुनिया के लिए नहीं, बल्कि उसकी अपनी अंदरूनी दुनिया की चीख है। अच्छा, ये बेचैनी की वो इंतहा है जहां इंसान खुद को ही बर्दाश्त नहीं कर पाता। और ये बात आगे भी साफ होती है जब स्रोत कहता है कि व्यक्ति किसी को अपने पास खड़ा नहीं होने दे सकता, बात करने से चिढ़ता है और अगर कोई पूछे तो गुस्से में जवाब देता है। हाँ, और यहीं पर हमें इस पूरी तस्वीर का पहला और सबसे महत्वपूर्ण थीम मिलता है। वो है असहनीय तीव्रता, अनबेरेबल इंटेंसिटी। ये कोई मामूली गुस्सा या चिड़चिड़ापन नहीं है। ये एक ऐसी हालत है जो बर्दाश्त से बाहर है, और यही भावना आपको हर लक्षण में दिखाई देगी, चाहे वो मानसिक हो या शारीरिक। और इसी तीव्रता को समझाने के लिए स्रोत में एक बहुत ही हैरान करने वाली बात लिखी है। ये कहता है कि अगर कोई इंसान दिमागी तौर पर शांत है तो कैमोमिला उस पर काम ही नहीं करेगी। मेंटल कामनेस कॉन्ट्रा इंडिकेट्स चामोमिला। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये दवा सिर्फ और सिर्फ बेचैनी और चिड़चिड़ेपन की आग बुझाने के लिए है, शांत पानी पर इसका कोई असर नहीं। आपने बिल्कुल नब्ज पकड़ लिया। यही इसकी पहचान है। ये उस ताले की चाबी है जो तभी काम करेगी जब ताला गुस्से और बेचैनी से जाम हो चुका हो। एक शांत और सुकून वाले ताले पर ये चाबी लगेगी ही नहीं। ये इसकी सबसे बड़ी शर्त है। तो ये तो हुई मानसिक स्थिति की बात, लेकिन कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आता है। हमने शुरू में उस बच्चे की बात की थी जो चीजें मांगकर फेंक देता है। ये व्यवहार अपने आप में बहुत अजीब है। हाँ, और यहीं से हमें इस तस्वीर का दूसरा बड़ा थीम मिलता है, विरोधाभास, कॉन्ट्रडिक्शन। वो बच्चा किसी चीज के लिए तड़पता है, रोता चिल्लाता है, लेकिन जैसे ही वो चीज उसे मिलती है वो उसे नफरत से फेंक देता है। वो एक ही पल में किसी चीज को चाहता भी है और उससे नफरत भी करता है। ये गहरा आंतरिक संघर्ष है। और मुझे लगता है ये विरोधाभास सिर्फ इसी एक व्यवहार तक सीमित नहीं है। मैंने स्रोत में एक और जड़ा कुछ ऐसा ही पढ़ा। नींद के बारे में लिखा है।
नींद आती है पर सो नहीं पाता, स्लीपी बट कैनॉट स्लीप। शरीर सोना चाहता है, थक चुका है, लेकिन दिमाग इतना बेचैन है कि सोने नहीं दे रहा। ये तो वही पैटर्न हुआ। बिल्कुल सही। एक और उदाहरण देखिए जो बहुत ही अनोखा है। एक शारीरिक लक्षण का जिक्र है। एक गाल लाल और गर्म, दूसरा पीला और ठंडा। अच्छा। हाँ, वन चीक रेड एंड हॉट, द अदर पेल एंड कोल्ड। ये कितना अजीब है। एक ही चेहरे पर दो अलग अलग अवस्थाएं एक साथ। शरीर भी एक ही समय में दो अलग अलग कहानियां कह रहा है। अरे हाँ, ये तो वही विरोधाभास वाला पैटर्न है जो उस बच्चे के व्यवहार में और नींद ना आने की हालत में दिख रहा था। ऐसा लगता है कि स्थिति का मतलब मूल सार ही यही है। शरीर और मन एक ही समय में दो अलग अलग दिशाओं में खिंच रहे हैं। और होम्योपैथी के नजरिए से देखें तो ऐसे ही अनोखे, अजीब और विरोधाभासी लक्षणों को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। आम लक्षण जैसे सिर दर्द या बुखार, वो तो हजारों दवाइयों में मिल जाएंगे, लेकिन एक गाल लाल और दूसरा ठंडा जैसा अनोखा लक्षण वो एक जासूस के लिए मिले उस अहम सुराग की तरह है जो सीधे सही अपराधी यानी सही दवा तक ले जाता है। ये इस पूरी स्थिति का सिग्नेचर या पहचान चिन्ह है, कह सकते हैं। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। तो हमारे पास अब दो बड़े सुराग हैं, असहनीय तीव्रता और हर चीज में विरोधाभास। अब देखते हैं कि ये चीजें शारीरिक दर्द में कैसे दिखती हैं, क्योंकि ये जो दिमागी उथल पुथल है ये सिर्फ मन तक ही सीमित तो नहीं रहती होगी। बिल्कुल नहीं रहती। स्रोत बताता है कि जब इस इंसान को दर्द होता है तो वो भी उतना ही नाटकीय और असहनीय होता है। भाषा देखिए, दर्द असहनीय लगता है, निराशा की ओर ले जाता है। ये सिर्फ एक शारीरिक पीड़ा नहीं है, ये एक मानसिक यंत्रणा बन जाती है। व्यक्ति दर्द से इतना हताश हो जाता है कि उसे लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। और इस दर्द की भी अपनी कुछ खास पहचान है। ये गर्मी से बढ़ जाता है और शाम को आधी रात से पहले अपने चरम पर होता है। साथ में प्यास और बेहोशी जैसी कैफियत भी हो सकती है। लेकिन एक बात मुझे बहुत अजीब लगी, दर्द वाले हिस्से में सुन्नपन भी महसूस हो सकता है। दर्द और सुन्नपन एक साथ? ये तो फिर से वही विरोधाभास वाली बात हो गई। आपने सही पकड़ा। एक तरफ नसें दर्द से चीख रही हैं और दूसरी तरफ वो सुन्न भी पड़ रही हैं। ये इस दर्द की खासियत है। जैसे दांत दर्द का जिक्र है, मुंह में कोई भी गर्म चीज लेने से, गर्म कमरे में घुसने से या बिस्तर में लेटते ही दर्द बढ़ जाता है। ये छोटी छोटी बातें ही उस पूरी तस्वीर को पूरा करती हैं। बच्चों का जिक्र इसमें बार बार आता है, खासकर दांत निकलने के समय। स्रोत कहता है बच्चा अत्यधिक चिड़चिड़ा होता है। हाँ, और यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण सुराग मिलता है जो इस पूरी पहेली को सुलझाने में मदद करता है। स्रोत कहता है बच्चा तभी शांत होता है जब उसे गोद में उठाकर घुमाया जाए। बाकी हर कोशिश बेकार है, लेकिन जैसे ही कोई इसे उठाकर चलना शुरू करता है उसे आराम मिल जाता है। ये तो बहुत ही जाना पहचाना मंजर है, लेकिन इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? गति में ऐसा क्या है जो इस बेचैनी को शांत करता है? इसे एक एनालॉजी से समझते हैं। सोचिए एक नाव तूफान में फंसी है। अगर आप उसे किनारे पर जबरदस्ती बांधकर रोकने की कोशिश करेंगे तो वो लहरों की टक्कर से टूट जाएगी। लेकिन अगर आप उसे लहरों के साथ ऊपर नीचे होने दें तो वो सुरक्षित रहती है। इस व्यक्ति की आंतरिक हालत भी उस तूफान जैसी है। उसकी बेचैनी इतनी ज्यादा है कि उसे एक जगह स्थिर रहना और भी ज्यादा परेशान करता है। लगातार गति में रहने से, उस मोशन से उसकी अंदरूनी बेचैनी को एक बाहरी लय मिल जाती है जिससे उसे राहत महसूस होती है। वाह, ये तो बहुत ही गहरा विश्लेषण है। मतलब गोद में उठाकर घुमाना सिर्फ एक प्यार का इजहार नहीं, बल्कि एक शारीरिक जरूरत बन जाता है। एक और कनेक्शन जो मुझे बहुत चौंकाने वाला लगा, वो माँ और बच्चे के बीच का है। दस्तावेज कहता है कि अगर माँ को गुस्सा आया हो और उसने उसी हालत में बच्चे को दूध पिलाया हो, तो बच्चे को ऐंठन या दौरे पड़ सकते हैं। हाँ, ये उस समय की समझ को दर्शाता है कि माँ की भावनात्मक स्थिति का बच्चे के शारीरिक स्वास्थ्य पर कितना सीधा और गहरा असर पड़ सकता है। ये सिर्फ दूध की पौष्टिकता का सवाल नहीं है, बल्कि उस दूध के जरिए जो भावनाएं ट्रांसफर हो रही हैं, ये उसकी बात करता है। ये भी उसी अति संवेदनशीलता वाले थीम से जुड़ता है। हमने मानसिक स्थिति, विरोधाभास और दर्द की बात की। अब जरा दूसरे शारीरिक लक्षणों पर भी नजर डाल लेते हैं। दस्त के बारे में जो लिखा है वो बहुत ही साफ और ग्राफिक है। हरा, पानी जैसा, कटे हुए अंडे और पालक जैसा, और गंध सड़े हुए अंडे जैसी। इस तरह का विवरण पढ़ने वाले के दिमाग में एक बहुत साफ छवि बना देता है। बिल्कुल, और ये विवरण जरूरी हैं ताकि कोई इसे किसी और तरह के दस्त से कंफ्यूज ना करे। इसी तरह महिलाओं से जुड़ी समस्याओं का भी जिक्र है, जैसे प्रसव पीड़ा,
जो ऐंठन वाली और कष्टदायक होती है और दर्द टांगों से नीचे की तरफ जाता है। ये सब लक्षण उसी एक बेचैनी और असहनीय दर्द की ओर इशारा करते हैं। तो अब अगर हम पूरी तस्वीर को एक साथ रखें तो हमारे पास एक ऐसा इंसान है जो बेहद चिड़चिड़ा और संवेदनशील है, जो विरोधाभासों से भरा है, जिसका दर्द असहनीय है और जिसे सिर्फ गति में रहने से आराम मिलता है। अब सवाल ये है कि किन चीज़ों से यह हालत बिगड़ती है और किन से सुधरती है। स्रोत इसे बहुत साफ तौर पर बताता है और ये बातें भी उसी पर्सनालिटी प्रोफाइल से मेल खाती हैं। तकलीफ बढ़ती है गर्मी से, गुस्से से, खुली हवा में और रात के समय। गुस्सा तो समझ आते हैं क्योंकि वो पहले से ही गुस्सैल है। गर्मी उसकी बेचैनी को और बढ़ा देती है। और आराम मिलता है गोद में उठाकर घुमाने से, उपवास रखने से और गर्म नम मौसम में। ये गोद में उठाने वाली बात तो सीधे उस बच्चे के लक्षण से जुड़ती है। ये दिखाता है कि कैसे एक ही सिद्धांत यानी गति और देखभाल इस पूरी स्थिति में राहत देता है। स्रोत में दो और तकनीकी बातें हैं। एक, ये बेलाडोना का पूरक है। इसका सरल मतलब ये है कि कई बार ये दोनों उपाय मिलकर काम करते हैं। हो सकता है किसी बीमारी की शुरुआत में बेलाडोना के लक्षण दिखें, लेकिन बाद में स्थिति बदलकर कैमोमिला जैसी हो जाए। ये एक दूसरे के काम को पूरा कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये उन बच्चों के मामलों में भी उपयोगी है जहां अफीम या मॉर्फिन जैसी दवाओं के ज्यादा इस्तेमाल से हालत खराब हो गई हो। ये इसके असर के दायरे को और भी गहरा और गंभीर बना देता है। तो आज की इस पूरी चर्चा से जो तस्वीर उभर कर सामने आई है वो किसी एक बीमारी की नहीं बल्कि एक पूरी मानवीय अवस्था की है। ये अत्यधिक चिड़चिड़ापन, असहनीय दर्द और एक गहरे भावनात्मक और शारीरिक उथल-पुथल की कहानी है। चाहे वो बच्चा हो जो सिर्फ गोद में शांत होता है या वो वयस्क जिसके तलवों में रात को इतनी जलन होती है कि उसे पैर बिस्तर से बाहर रखने पड़ते हैं। हर लक्षण एक ही केंद्रीय थीम की तरफ इशारा करता है, एक असहनीय बेचैनी जिसे सिर्फ निरंतर गति से ही सुकून मिलता है। बिल्कुल, ये स्रोत हमें यही सिखाता है कि चीजों को टुकड़ों में नहीं बल्कि एक पूरी तस्वीर के तौर पर कैसे देखा जाए। यहाँ मानसिक बेचैनी, भावनात्मक प्रतिक्रियाएं और अनोखे शारीरिक लक्षण सब एक ही धागे से जुड़े हैं। ये सिर्फ अलग अलग लक्षणों का इलाज नहीं है, बल्कि एक पूरी स्थिति को समझने का नजरिया है, जहाँ व्यक्ति का स्वभाव ही उसकी बीमारी का सबसे बड़ा हिस्सा है। वाकई में ये एक बहुत ही गहरी पड़ताल थी। और इस पूरी चर्चा से एक दिलचस्प सवाल भी उठता है। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि मानसिक शांति की स्थिति में यह उपाय काम नहीं करता। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है। अगर अत्यधिक चिड़चिड़ापन, बेचैनी और विरोधाभास एक छोर है, तो इसका ठीक उल्टा दूसरा छोर क्या होगा? किस तरह के स्रोत एक पूर्ण और अटूट शांति की अवस्था का वर्णन करेंगे? उस शांति के अनोखे और अजीब लक्षण क्या होंगे? ये एक विचार है जिस पर आगे सोचा जा सकता है।